गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मोनिका शर्मा आपकी मैथ्स की टीचर आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 की गणित का अध्याय 17 जिसका नाम है आओ आंकड़े एकत्रित करें। और इसके भाग 6 में आज हम प्रश्नावली 17 के प्रश्न संख्या 1 से 3 तक के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। क्या करेंगे हम आज की कक्षा में? हम प्रश्नावली 17 के प्रश्न संख्या 1 से 3 तक के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। और हम पढ़ क्या रहे हैं या हम कौन सा अध्याय पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं अध्याय 17 जिसका नाम है आओ आंकड़े एकत्रित करें। पिछली कक्षा में हमने पिक्टोग्राफ के माध्यम से अपने आसपास के वातावरण में जो सूचनाएं हैं या जो वस्तुएं हैं उनसे संबंधित आंकड़ों को इकट्ठा किया था। और आज की कक्षा में हम प्रश्नावली 17 के प्रश्न संख्या 1 से लेकर 3 तक के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए कक्षा में अब प्रश्नावली 17 का जो पहला प्रश्न है उसमें हमें दिया गया है कि अपनी कक्षा में किसी सप्ताह सोमवार से शनिवार के दिनों में अनुपस्थित रहने वाले बच्चों की संख्या को तालिका में चित्र बनाकर दिखाइए। इस तालिका पर आधारित 2 प्रश्न बनाकर अपने दोस्तों से पूछिए कि यहाँ आपको अपनी कक्षा से संबंधित आंकड़ों को इकट्ठा करना है। और वो आंकड़े किससे संबंधित है? वो आंकड़े आपकी कक्षा में अनुपस्थित रहने वाले बच्चों की संख्या से संबंधित है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जब कक्षा में आते हो तो प्रतिदिन आपके कक्षा अध्यापक आपकी उपस्थिति लेते हैं और आपको बताते हैं कि यदि आपकी कक्षा में 20 छात्र हैं या 25 छात्र हैं तो उनमें से कितने बच्चे प्रतिदिन उपस्थित रहते हैं और कितने बच्चे प्रतिदिन अनुपस्थित रहते हैं। तो हमें यहाँ जो तालिका बनानी है वो इस प्रकार बनानी है, मतलब सोमवार से लेकर शनिवार तक प्रत्येक दिन कितने कितने बच्चे अनुपस्थित रहे। ठीक है, तो हमें तालिका बनाकर इस प्रकार की और हमारे जो दोस्त है उनसे इस तालिका से संबंधित 2 प्रश्न पूछने हैं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 1 में आपको क्या करना है? आपको अपनी कक्षा में किसी सप्ताह, मतलब आपको जो तालिका बनानी है उसमें एक सप्ताह की उस तालिका को बनाना है, मतलब सोमवार से लेकर शनिवार तक प्रत्येक दिन कितने कितने बच्चे अनुपस्थित रहे ये संख्या आपको उस तालिका में दर्शानी है। तो यहाँ अपनी कक्षा में किसी सप्ताह सोमवार से शनिवार के दिनों में अनुपस्थित रहने वाले बच्चों की संख्या को तालिका में चित्र बनाकर दिखाइए। इस तालिका पर आधारित 2 प्रश्न बनाकर अपने दोस्तों से पूछिए। ठीक है, अब यहाँ हमें हमारी कक्षा से संबंधित तालिका का निर्माण करना है। तो वो हम कैसे करेंगे या हमें इस तालिका का निर्माण करने के लिए कितने कॉलम बनाने होंगे और इससे संबंधित आंकड़े इकट्ठा करने के लिए हमें क्या करना होगा। ठीक है, तो जब हम यहाँ देखते हैं तो हमारे सामने यहाँ एक तालिका बनी हुई है और वो तालिका है आपकी कक्षा से संबंधित। और यहाँ वार लिखे हुए हैं तालिका के पहले कॉलम में कि सोमवार से लेके शनिवार तक कि एक सप्ताह में जो 7 वार होते हैं उनमें से जो रविवार होती है उसकी हमारी छुट्टी होती है और सोमवार से लेके शनिवार तक हम विद्यालय जाते हैं। तो सोमवार से लेके शनिवार तक ही हमारी उपस्थिति होती है और उन दिनों में जो बच्चे अनुपस्थित रहे उनकी संख्या को हमें यहाँ तालिका के माध्यम से दर्शाना है। तो यहाँ जब हमने तालिका का निर्माण किया तो कुछ इस प्रकार किया। सबसे पहले हमने यहाँ 1 और 2 कॉलम बनाए। ठीक है, क्या किया हमने यहाँ 1 और 2 कॉलम बनाए। अब वो जो 2 कॉलम थे वो कौन कौन से थे? यहाँ जो हमने पहला कॉलम बनाया वो बनाया वार से संबंधित और दूसरा जो कॉलम बनाया वो बनाया अनुपस्थित बच्चों की संख्या से संबंधित। मतलब आपको यहाँ पहले कॉलम में जिस दिन या सप्ताह के जिन दिनों में आप विद्यालय जाते हो उनका नाम लिखना है। और हमको पता है कि हम सप्ताह में सोमवार से लेकर शनिवार तक विद्यालय जाते हैं और रविवार की हमारी छुट्टी होती है। तो हमने यहाँ पहले वारों के नाम लिखे। तो जो यहाँ वारों के नाम थे वो कुछ इस प्रकार थे: सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। ठीक है, अब हमें क्या बताना है?
हमें बताना है कि प्रतिदिन या सोमवार से लेकर शनिवार तक हमारी कक्षा में कितने बच्चे अनुपस्थित रहे। ठीक है, तो जब हम यहाँ देखते हैं कि जो सोमवार है उस दिन अनुपस्थित रहने वाले बच्चों की संख्या थी 5। ठीक है, अब यहाँ यदि आपको ये तालिका पिक्टोग्राफ के माध्यम से बनाने के लिए कहा जाता कि आप पिक्टोग्राफ का प्रयोग करके एक तालिका का निर्माण कीजिए या अपनी कक्षा से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित कीजिए, तो आपको क्या करना होता है? यहाँ पे आपको एक चित्रालेख का प्रयोग करना होता और उस चित्रालेख के माध्यम से आपको यहाँ सूचनाओं को दर्शाना होता और फिर आपको बच्चों की वास्तविक संख्या उन चित्रालेखों का प्रयोग करके और फिर वास्तविक संख्या को आपको यहाँ बताना होता। अब हमको पता है कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि पिक्टोग्राफ का मतलब होता है चित्रालेख और वो एक सिंबल के रूप में या एक प्रतीक के रूप में काम में लिया जाता है और जो चित्रालेख काम में लिया जाता है वो एक विभिन्न संख्या को हमें बताने का प्रयास करता है कि यदि हमारे सामने यहाँ जो सोमवार है उसको 5 बच्चे अनुपस्थित रहे तो यदि हम इस चित्रालेख का या इस पिक्टोग्राफ का प्रयोग करते तो यहाँ हम लिखते ये एक पिक्टोग्राफ बराबर 5 बच्चे, तो हमें यहाँ 5 पिक्टोग्राफ बनाने की आवश्यकता नहीं होती। हम केवल यहाँ एक पिक्टोग्राफ बना देते तो भी हमें समझ में आ जाता कि यहाँ यदि एक पिक्टोग्राफ बना हुआ है इसका मतलब सोमवार को अनुपस्थित रहने वाले बच्चों की संख्या है 5। ठीक है, अब जब मंगलवार को यहाँ अनुपस्थित रहने वाले बच्चों की संख्या थी वो थी 15। कितनी थी अनुपस्थित रहने वाले बच्चों की संख्या? वो थी 15। अब यदि हम 15 को दर्शाने के लिए पिक्टोग्राफ का प्रयोग करते तो हमें पता है कि यहाँ इस पिक्टोग्राफ का या एक पिक्टोग्राफ का मतलब है 5 बच्चे, तो यहाँ हमें 3 पिक्टोग्राफ को दर्शाना होता और हमें यदि हम इन तीनों पिक्टोग्राफ को दर्शाते तो भी हमें पता चल जाता कि यहाँ मंगलवार को अनुपस्थित रहने वाले बच्चों की संख्या थी 15। अब अगला जो वार है वो है बुधवार और बुधवार को अनुपस्थित रहने वाले बच्चों की संख्या है 10। ठीक है, अब यदि हम इन्हें पिक्टोग्राफ के माध्यम से दर्शाते तो यहाँ हमें इन 2 पिक्टोग्राफों का ही प्रयोग करना पड़ता। ठीक है, और यदि हम यहाँ ये 10 नहीं लिखकर 2 पिक्टोग्राफ भी बना देते तो हमें पता चल जाता कि यहाँ जो बुधवार है उसको अनुपस्थित रहने वाले बच्चों की संख्या है 10। ठीक है, अब अगला जो वार है वो है गुरुवार और गुरुवार को अनुपस्थित रहने वाले बच्चों की संख्या है 5 और यदि हम इस 5 को पिक्टोग्राफ के माध्यम से दर्शाते तो हमें कितने पिक्टोग्राफ बनाने पड़ते या कितने पिक्टोग्राफों की आवश्यकता होती? तो यहाँ हमने जब ऊपर लिख दिया था या ऊपर पिक्टोग्राफ को दर्शा दिया था कि एक पिक्टोग्राफ मतलब 5 बच्चे, तो यहाँ हमें केवल एक ही पिक्टोग्राफ बनाने की आवश्यकता होती। अब अगला जो वार है वो है शुक्रवार और शुक्रवार को अनुपस्थित रहने वाले बच्चों की संख्या है 15 और यदि हम 15 को पिक्टोग्राफ के चित्रालेख के माध्यम से दर्शाते तो हमें कितने पिक्टोग्राफों की आवश्यकता होती? तो हमें यहाँ होती 3 पिक्टोग्राफों की, क्योंकि एक पिक्टोग्राफ बराबर 5 बच्चे हमने पहले ही यहाँ ऊपर दर्शा दिए थे। ठीक है, तो यदि हम पिक्टोग्राफ के माध्यम से इस सारणी को बनाने का प्रयास करते या इस सारणी को या तालिका को बनाते तो यहाँ हमें केवल 3 पिक्टोग्राफ बनाने पड़ते और इस संख्या को हमें लिखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हमें 3 पिक्टोग्राफ देखते ही समझ में आ जाता है कि यहाँ जो शुक्रवार है उसको अनुपस्थित रहने वाले बच्चों की संख्या है 15। अब अगला जो वार है वो है शनिवार और शनिवार को अनुपस्थित रहने वाले बच्चों की संख्या है 20 और यदि हम इस तालिका को पिक्टोग्राफ के माध्यम से बनाते तो यहाँ हमें 1, 2, 3 और 4 पिक्टोग्राफ बनाने की आवश्यकता होती और यदि हम 4 पिक्टोग्राफ बना देते तो भी हमें पता चल जाता कि शनिवार को अनुपस्थित रहने वाले बच्चों की संख्या है 20। ठीक है, तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 1 में हमसे पूछा गया था कि आपको अपनी कक्षा के एक सप्ताह सोमवार से लेकर शनिवार तक की एक तालिका का निर्माण करना है और सोमवार से लेकर शनिवार तक अनुपस्थित रहने वाले बच्चों की संख्या को उसमें दर्शाना है। तो जब हमने यहाँ तालिका का निर्माण किया तो कुछ इस प्रकार किया। सबसे पहले हमने यहाँ 2 कॉलम बनाए
और जो पहला कॉलम था वो था वार से संबंधित, दूसरा कॉलम था अनुपस्थित रहने वाले बच्चों की संख्या से संबंधित। और यहाँ जब हमने वार से संबंधित जो कॉलम बनाया उसमें सप्ताह के उन दिनों का नाम लिखा जिन दिनों में हम विद्यालय जाते हैं। तो वो वार थे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, और हमें पता है कि रविवार की हमारी छुट्टी होती है। फिर हमने यहाँ अनुपस्थित रहने वाले बच्चों की संख्या को दर्शाया। तो सोमवार को अनुपस्थित रहने वाले बच्चों की संख्या थी 5, मंगलवार को अनुपस्थित रहने वाले बच्चों की संख्या थी 15, बुधवार को अनुपस्थित रहने वाले बच्चों की संख्या थी 10, गुरुवार को अनुपस्थित रहने वाले बच्चों की संख्या थी 5, शुक्रवार को अनुपस्थित रहने वाले बच्चों की संख्या थी 15 और शनिवार को अनुपस्थित रहने वाले बच्चों की संख्या थी 20। अब यहाँ पे हमने कुछ पिक्टोग्राफ भी बना रखे थे। यदि हमें इसी तालिका को पिक्टोग्राफ के माध्यम से बनाना होता या पिक्टोग्राफ के माध्यम से इस तालिका में सूचनाएं दर्शानी होती तो यहाँ हम 5 नहीं लिखकर केवल एक पिक्टोग्राफ बनाते, क्योंकि यहाँ जो एक पिक्टोग्राफ है यहाँ हम ऊपर पहले उस पिक्टोग्राफ को दर्शा देते कि एक पिक्टोग्राफ या ये जो एक सिंबल है इसका मतलब है 5 बच्चे। तो यदि हम इसे पिक्टोग्राफ के माध्यम से सूचना को बताने की कोशिश करते तो यहाँ जो पहला कॉलम है सोमवार को, उसमें अनुपस्थित रहने वाले बच्चों की संख्या में हम एक पिक्टोग्राफ बनाते और उसका मतलब होता है यहाँ अनुपस्थित रहने वाले बच्चों की संख्या है 5। अब जो दूसरा वार है वो है मंगलवार और उसमें अनुपस्थित रहने वाले बच्चों की संख्या थी 15, तो हमें यहाँ 3 पिक्टोग्राफ बनाने होते। फिर अगला जो वार है वो है बुधवार और बुधवार को अनुपस्थित रहने वाले बच्चों की संख्या है 10, तो हमें यहाँ 2 पिक्टोग्राफ बनाने होते। और उससे अगला जो वार है वो है गुरुवार और गुरुवार को अनुपस्थित रहने वाले बच्चों की संख्या है 5, तो यहाँ हमें एक पिक्टोग्राफ बनाना होता। उससे अगला जो वार है वो है शुक्रवार और शुक्रवार को अनुपस्थित रहने वाले बच्चों की संख्या है 15 और यहाँ 15 को दर्शाने के लिए हमें 3 पिक्टोग्राफ बनाने होते। और शुक्रवार से अगला जो वार है वो है शनिवार और शनिवार को अनुपस्थित रहने वाले बच्चों की संख्या है 20 और यहाँ हमें 4 पिक्टोग्राफ बनाने होते। तो यहाँ हमने जब तालिका बनाई तो कुछ इस प्रकार बनाई। सबसे पहले 2 कॉलम बनाए, पहले कॉलम में हमने वार लिखे, दूसरे कॉलम में हमने अनुपस्थित रहने वाले बच्चों की संख्या लिखी और यहाँ हमने अनुपस्थित रहने वाले बच्चों की संख्या को संख्या के या गणितीय रूप में लिखा है। यदि हम इसी सूचना को पिक्टोग्राफ के माध्यम से बनाते तो ये सूचना कुछ इस प्रकार बनती। ठीक है, प्रश्न संख्या जो 1 में हमसे पूछा गया था वो ये था कि आपको इस तालिका पर आधारित 2 प्रश्न बनाकर अपने दोस्तों से पूछना है कि आपने ये जो तालिका बनाई है इससे संबंधित 2 प्रश्न आपको अपने कक्षा में जो बच्चे हैं या जो बच्चे आपके दोस्त हैं उनसे पूछना है। तो हमारा जो पहला प्रश्न होगा तालिका से संबंधित वो ये होगा कि कौन से सप्ताह के 2 वार ऐसे हैं जिस दिन बराबर संख्या में बच्चे अनुपस्थित रहे। पहला प्रश्न क्या हुआ हमारा? पहला जो प्रश्न हमने इस तालिका से संबंधित पूछा अपने दोस्तों से वो ये था कि सप्ताह के कौन से 2 वार ऐसे हैं जिनमें लगभग बराबर संख्या में बच्चे अनुपस्थित रहे। तो यहाँ जो सोमवार है उनमें सोमवार को अनुपस्थित रहने वाले बच्चों की संख्या थी 5 और गुरुवार को भी अनुपस्थित रहने वाले बच्चों की संख्या थी 5। तो यहाँ सोमवार और गुरुवार 2 वार ऐसे हैं जिस दिन या जिन दिनों में बच्चे लगभग बराबर संख्या में अनुपस्थित रहे। अब दूसरा जो प्रश्न होगा हमारा इस तालिका से संबंधित वो ये होगा कि सप्ताह के कौन से वार को सबसे ज्यादा बच्चे अनुपस्थित रहे। क्या होगा दूसरा प्रश्न हमारा? वो ये होगा कि सप्ताह के कौन से वार को सबसे ज्यादा बच्चे अनुपस्थित रहे। तो जब हम इस तालिका को देखेंगे तो हम पाएंगे कि ये जो शनिवार है उस दिन अनुपस्थित रहने वाले बच्चों की संख्या थी 20। तो यहाँ शनिवार सप्ताह का ऐसा वार है जिस दिन सबसे ज्यादा बच्चे अनुपस्थित रहे। ठीक है, इस प्रकार हमने प्रश्न 1 को हल किया। अब जब हम आगे देखते हैं तो हमारे सामने यहाँ प्रश्न संख्या 2 दिया हुआ है और उसमें हमसे पूछा गया है कि शिक्षक की सहायता से अपनी कक्षा के बच्चों का भार ज्ञात कर एक तालिका बनाइए और पता लगाइए। कि यहाँ आपको प्रश्न संख्या 2 में अपने अध्यापक की सहायता से एक तालिका बनाना है। अब वो तालिका किससे संबंधित है? वो तालिका है आप
आपकी कक्षा में जितने भी बच्चे हैं उनके भार या वजन से। ठीक है, तो यहाँ हमें प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया है कि शिक्षक की सहायता से अपनी कक्षा के बच्चों का भार ज्ञात कर एक तालिका बनाइए और पता लगाइए। मतलब आपके सामने यहाँ इस तालिका से संबंधित जो आगे कुछ प्रश्न दिए गए हैं और उन प्रश्नों का उत्तर आपको इस तालिका को देखकर देना है। ठीक है, तो जब हमने हमारे अध्यापक की या शिक्षक की सहायता से यहाँ अपनी कक्षा के बच्चों के भार या वजन से संबंधित तालिका का निर्माण किया, तो तालिका का निर्माण हमने कुछ इस प्रकार किया। हमने सबसे पहले 3 कॉलम बनाए। अब वो 3 कॉलम कौन कौन से थे? जो पहला कॉलम था उसमें लिखा कक्षा, कि आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो और आपकी कक्षा के कौन कौन से बच्चों का भार आप यहाँ ज्ञात कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले कॉलम में लिखा हमने कक्षा, फिर दूसरा जो कॉलम था उसमें लिखा हमने छात्र का नाम, कि आपकी कक्षा के कौन से छात्र का वजन कितना है और उसका नाम क्या है, ये हमने दूसरे कॉलम में लिखा, और तीसरे कॉलम में हमने लिखा भार। ठीक है, तो इस प्रकार जब हमने प्रश्न संख्या 2 से संबंधित तालिका का निर्माण किया तो उसके लिए सबसे पहले हमने 3 कॉलम बनाए। पहला जो कॉलम था उसमें हमने लिखा कक्षा, कि कौन सी कक्षा के बच्चों के भार से संबंधित तालिका का निर्माण आप कर रहे हो, इसलिए हमने यहाँ पहले कक्षा लिखा, दूसरे कॉलम में हमने छात्र का नाम लिखा, और तीसरे कॉलम में कक्षा, जिस भी कक्षा में आप पढ़ रहे हो या जिस कक्षा के बच्चे का आप भार ज्ञात कर रहे हो उसका भार कितना है। ठीक है, तो जब हमने यहाँ कक्षा लिखा, तो जब हम हमारी कक्षा के बच्चों के वजन से संबंधित तालिका का निर्माण कर रहे हैं, तो हमें पता है कि हम तीसरी कक्षा में पढ़ते हैं, तो हमने यहाँ लिख दिया कक्षा 3 सभी कॉलमों में। ठीक है, अब जो दूसरा कॉलम है उसमें लिखा छात्र का नाम, कि हम कौन से विद्यार्थी का या हमारी कक्षा के किस बच्चे का जो भार है वो ज्ञात करें। तो हमारे सामने यहाँ जो पहले छात्र का नाम दिया हुआ वो है राकेश। ठीक है, क्या नाम दिया गया है? राकेश। अब जब हमने राकेश का भार या वजन ज्ञात किया तो उसका जो कुल वजन था वो था 15 किलो। ठीक है, कितना वजन था? 15 किलो। तो हम यहाँ लिख देंगे 15 kg। ठीक है, अब हमारी कक्षा का जो दूसरा छात्र था उसका नाम था विजय, और जब हमने उसका भार ज्ञात किया तो उसका जो भार था वो था 19 किलो। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख दिया भार में 19 kg। ठीक है, अब हमारी कक्षा का जो अगला छात्र था जिसका नाम था हर्ष, जब हमने उसका भार या वजन ज्ञात किया तो उसका भार था 20 kg। ठीक है, तो यहां हमने लिख दिया तीसरे कॉलम में 20 kg। अब हमारी कक्षा का जो अगला छात्र है जिसका वजन हमने ज्ञात किया उसका नाम है मोहित, और मोहित का वजन है 19 kg या 19 किलोग्राम। ठीक है, अब हमारी कक्षा का जो अगला छात्र है जिसका नाम है रौनक, उसका वजन है 21 किलोग्राम या 21 kg। ठीक है, तो इस प्रकार हमने शिक्षक की सहायता से अपनी कक्षा के बच्चों का भार ज्ञात किया और इस प्रकार की तालिका का निर्माण किया, और इस तालिका से संबंधित जो प्रश्न हमें आगे पूछे गए हैं उनका उत्तर हमें इस तालिका को देखकर देना है। और इस तालिका का निर्माण हमने कुछ इस प्रकार किया। सबसे पहले हमने इस तालिका का निर्माण करने के लिए 3 कॉलम बनाए। पहले कॉलम में हमने कक्षा लिखी, दूसरे कॉलम में हमने छात्र का नाम लिखा, तीसरे कॉलम में हमने उन छात्रों का वजन लिखा। ठीक है, अब इस तालिका से संबंधित हमसे जो प्रश्न पूछे गए हैं वो ये है कि पहला प्रश्न है कि सबसे ज्यादा भार किसका है, कि जब आपने अपनी कक्षा के बच्चों का वजन ज्ञात किया तो सबसे ज्यादा वजन या भार आपकी कक्षा के कौन से बच्चे का था। तो जब हम इस तालिका में देखेंगे तो हम पाएंगे कि यहाँ जो राकेश नाम का छात्र है उसका वजन केवल 15 kg है, विजय नाम का जो छात्र है उसका वजन 19 kg है, और हर्ष नाम का जो छात्र है उसका वजन 20 kg है, और मोहित नाम का जो छात्र है उसका जो मोहित नाम का छात्र है उसका वजन 19 kg है, और रौनक नाम का जो छात्र है उसका वजन 21 kg है। तो यहाँ इन 1 2 3 4 और 5 छात्रों में जिस छात्र का वजन सबसे ज्यादा है वो है रौनक का, क्योंकि उसका भार है 21 किलोग्राम। तो यहाँ हमें पहला प्रश्न पूछा गया है कि सबसे ज्यादा भार किसका है, तो यहाँ हम उत्तर में लिख देंगे रौनक का।
अब रौनक का भार कितना है, वो है 21 केजी, तो हम यहाँ लिख देंगे 21 केजी। ठीक है, तो यहाँ पहले प्रश्न में हमें इस तालिका से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, वो ये था कि सबसे ज्यादा भार किसका है, और जब हमने इस तालिका को देखा तो हमने पाया कि जो रौनक का भार है वो सबसे ज्यादा है और उसका वजन है 21 केजी। अब जब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 में हमसे पूछा गया है कि कितने बच्चों का भार समान है, कि इस तालिका को देखकर हमें ये बताना है कि हमारी कक्षा के कौन से 2 बच्चे ऐसे हैं या 3 बच्चे ऐसे हैं जिनका भार समान है। और जब हमने इस तालिका को देखा तो हमने पाया कि ये जो विजय नाम का छात्र है और मोहित नाम का छात्र है, उन दोनों का वजन यहाँ 19 केजी है या 19 किलोग्राम है। तो यहाँ दूसरा जो प्रश्न है उसके उत्तर में हम लिख देंगे कि विजय और मोहित 2 छात्र ऐसे हैं जिनका वजन समान है। तो हम यहाँ लिख देंगे कितने बच्चों का भार समान है, तो उत्तर में हम लिखेंगे 2 बच्चों का। दो बच्चों का, और उनका नाम है विजय और मोहित, तो हम यहाँ लिख देंगे विजय और मोहित। विजय और मोहित। ठीक है, अब जो इस तालिका से संबंधित तीसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है वो ये है कि सबसे कम भार किसका है, कि आपके सामने यहाँ जो तालिका बनी हुई है या आपने जब अपनी कक्षा के बच्चों के वजन से संबंधित या भार से संबंधित तालिका का निर्माण किया तो उसमें सबसे कम वजन या भार आपकी कक्षा के कौन से बच्चे का था। तो जब हम इस तालिका को देखेंगे तो हम पाएंगे कि यहाँ जो राकेश नाम का छात्र है उसका वजन केवल 15 केजी है, जो सब बच्चों में सबसे कम है। ठीक है, तो हम यहाँ जो तीसरा प्रश्न है उसके उत्तर में लिख देंगे सबसे कम भार किसका है, वो है राकेश का 15 केजी। ठीक है, इस प्रकार प्रश्न संख्या 2 में हमें हमारी कक्षा के बच्चों के भार से संबंधित तालिका का निर्माण करना था, वो हमने हमारे अध्यापक की सहायता से कर दिया। और इस तालिका से संबंधित जो प्रश्न हमसे पूछे गए थे उनका उत्तर हमने यहाँ दे दिया। अब जो प्रश्न संख्या 3 है उसमें हमसे पूछा गया है कि आपकी रुचि अनुसार अपने विद्यालय या घर के आसपास के वातावरण को देखकर आंकड़े एकत्रित कीजिए और आवश्यक सूचनाएं प्राप्त कीजिए। कि आपकी रुचि के अनुसार आपको यहाँ अपने विद्यालय या घर के आसपास के वातावरण को देखकर कुछ वस्तुओं के आंकड़े इकट्ठे करने हैं और आवश्यक सूचनाएं प्राप्त करनी है। ठीक है, तो जब हमने हमारी रुचि के अनुसार हमारे विद्यालय या घर के आसपास की वस्तुओं को देखा और उनसे संबंधित आंकड़े एकत्रित करने की कोशिश की तो वो कुछ आंकड़े इस प्रकार थे। तो हमने हमारी रुचि हमारे विद्यालय में ज़्यादा है तो हमने हमारे विद्यालय से संबंधित तालिका का निर्माण किया या हमारे विद्यालय से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करने की कोशिश की। तो जब हमने हमारे विद्यालय की जो विभिन्न वस्तुएं थी या विभिन्न वस्तुओं को देखा तो जब हमने उनकी संख्या को जानने की कोशिश की या हमारे विद्यालय से संबंधित आंकड़े एकत्रित करने की कोशिश की तो हमारी जो तालिका थी उसका निर्माण कुछ इस प्रकार हुआ। अब हमने जब हमारे विद्यालय की सूचना प्राप्त करनी चाहिए या विद्यालय से संबंधित आंकड़े इकट्ठा करना चाहा तो उनका या उससे संबंधित जो तालिका थी वो कुछ इस प्रकार बनी। और सबसे पहले हमने तालिका बनाने के लिए वस्तु का नाम लिखा कि हमारे विद्यालय में कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिनसे संबंधित आंकड़े हमें इकट्ठा करना है। तो हमें यहाँ जो तालिका का निर्माण करना है उसमें जो सबसे पहले कॉलम बनेगा उसमें लिखना है वस्तु का नाम। दूसरे कॉलम में हमें गणना चिन्ह के माध्यम से उन वस्तुओं की संख्या को दर्शाना है और तीसरा जो कॉलम है उसमें हमें उन वस्तुओं की वास्तविक संख्या को लिखना है। तो जब हमने यहाँ हमारे विद्यालय की जो पहली वस्तु थी या जब हमने हमारे विद्यालय को देखा तो उसमें जो हमें सबसे पहली वस्तु दिखी वो थी कमरे। जब हमने हमारे विद्यालय के कमरों को गिनने की कोशिश की कि हमारे विद्यालय में कितने कमरे बने हुए हैं तो यहाँ उनकी संख्या थी 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो जब हमने हमारे
विद्यालय के कमरों को गिना तो उनकी संख्या थी 6, तो हमने यहाँ 6 गणना चिन्ह बना दिए। और अब जो तीसरा कॉलम है हम उसमें कमरों की वास्तविक संख्या को लिख देंगे। अब जो यहाँ हमारे विद्यालय की दूसरी वस्तु थी या जिस वस्तु के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करना था वो थे हमारे अध्यापक, कि हमारे विद्यालय में कितने अध्यापक है। और जब हमने हमारे विद्यालय के अध्यापकों से संबंधित आंकड़े इकट्ठे किए या उनके बारे में सूचना प्राप्त की तो हमने यहाँ जो अध्यापकों की संख्या थी उसको बताया। तो यहाँ जो अध्यापकों की संख्या है वो है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो जब हमने हमारे विद्यालय के अध्यापकों की संख्या को गिना तो उनकी संख्या थी 8 और यहाँ हम उनकी वास्तविक संख्या को लिख देंगे 8। अब हमारे विद्यालय की जो अगली वस्तु है जिसके बारे में हमें आंकड़े इकट्ठे करने थे वह विद्यालय वाहन, कि हमारे विद्यालय में कितने वाहन हैं जिनका हम हमारे दैनिक जीवन में रोज प्रयोग करते हैं या विद्यालय आने जाने के लिए जिनका प्रयोग होता है। तो यहाँ हमारे विद्यालय वाहनों की संख्या थी 1 2 और 3, तो हमने यहाँ 3 गणना चिन्ह बना दिए। अब जो तीसरा कॉलम है हम उसमें विद्यालय वाहनों की वास्तविक संख्या को लिख देंगे, तो हम यहाँ लिख देंगे 3। अब जो अगली वस्तु थी हमारे विद्यालय की जिसके बारे में हमें आंकड़े इकट्ठे करने थे वो थे टेबल, कि हमारे विद्यालय में कितनी टेबलें हैं। तो जब हमने हमारे विद्यालय के टेबलों की संख्या को गिना तो उनकी संख्या थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो यहाँ हम टेबलों की जो वास्तविक संख्या है 12 उसको तीसरे कॉलम में लिख देंगे। अब हमारे विद्यालय की जो अगली वस्तु है वो है कुर्सी, और जब हमने हमारे विद्यालय की कुर्सियों की संख्या को गिना तो उनकी संख्या थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। तो हम यहाँ लिख देंगे उनकी वास्तविक संख्या 17। ठीक है। अब जो अगली वस्तु थी हमारे विद्यालय में जिसकी संख्या को हमें गिनना था वो है वृक्ष, और जब हमने हमारे विद्यालय में जितने वृक्ष लगे हुए हैं उनकी संख्या को गिना तो उनकी संख्या थी 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो हम यहाँ वास्तविक संख्या लिख देंगे 8। इस प्रकार हमने हमारी रुचि के अनुसार हमारे विद्यालय से संबंधित आंकड़े इकट्ठे किए और हमारे विद्यालय के बारे में जानकारी प्राप्त की। और हमारे विद्यालय की जो कुछ वस्तुएं थी जब हमने उनके बारे में जानकारी प्राप्त की तो हमने जाना कि हमारे विद्यालय में जो कमरे हैं उनकी संख्या है 6, अध्यापकों की संख्या है हमारे विद्यालय में 8, विद्यालय वाहनों की संख्या है 3, टेबलों की संख्या है हमारे विद्यालय में 12, कुर्सी की संख्या है हमारे विद्यालय में या कुर्सियों की संख्या है हमारे विद्यालय में 17 और वृक्ष है हमारे विद्यालय में 8। इस प्रकार हमने हमारे विद्यालय से संबंधित जानकारी प्राप्त की और उस जानकारी से संबंधित हमने यहाँ कुछ आंकड़े हैं उनको इस तालिका के माध्यम से दर्शाया। ठीक है बच्चों, आपको आज की कक्षा कैसी लगी? आज की कक्षा में हमने प्रश्नावली 17 के प्रश्न संख्या 1 से 3 तक के सभी प्रश्नों को हल किया और इससे अगली कक्षा में हम इसके अगले भाग के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।